हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। बच्चों, आज हम लोग PT2 के सिलेबस के जिस चैप्टर को देखेंगे वो है चैप्टर नंबर 14 और बस हमारा एक और चैप्टर बच जाएगा, चैप्टर 15, जो हमारा PT2 का सिलेबस है। तो चलिए हम लोग चैप्टर 14 को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह। ये जो 1857 का विद्रोह है, इसको हम लोग शुरुआत मानते हैं हमारे आज़ादी का। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो हमारा भारत है ना, ये शुरू से एंशिएंट टाइम से ही ये फेमस रहा है अपने कॉटन के लिए, सिल्क टेक्सटाइल के लिए, गोल्ड के लिए, पर्ल के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, स्पाइसेस के लिए। और इन इतना हमारे कंट्री में ये इतने रिच अमाउंट में था कि सारे कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड की नज़र हमारे भारत पर थी इन सब चीज़ों को देखकर, है ना। और इसमें जो सबसे पहला जो था, द अरब्स वेयर द फर्स्ट पीपल टू एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक। और अरब्स के जो लोग थे, उन्होंने ही सबसे पहले ट्रेड लिंक किया था हमारे भारत के साथ कि हम आपके साथ व्यापार करेंगे। और उसके बाद में इंडिया को अच्छा लगा तो उसने अदर कंट्री के साथ भी इस ट्रेड को आगे बढ़ाया, जिसमें रोम और ग्रीस था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियन ट्रेडर्स के बारे में। तो पुर्तगीज़ जो थे, उन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले 5000 साल पहले ये डिसाइड किया था कि भारत में बहुत ही ज़्यादा ये सब रॉ मटेरियल, कॉटन, सिल्क, गोल्ड, पर्ल, स्पाइसेस वगैरह है, तो हमें इनके साथ में ट्रेड करना चाहिए। और इसके जो पुर्तगीज़ सेलर थे, जिनका नाम था वास्को डी गामा, इन्होंने सबसे पहले सी रूट के से हमारे इंडिया को खोजा था। और इन्होंने अपना एक शिप लैंड किया था कालीकट इन केरला में, है ना। द पुर्तगीज़ टुक ओवर द स्पाइस ट्रेड फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट। और उन्होंने जाकर कालीकट के रूलर के साथ में ये कहा कि भाई, आपके यहाँ जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, उनका हम व्यापार करना चाहते हैं, उसका हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो अरब ट्रेडर्स थे, उन्होंने हमारे साथ में व्यापार का शुरुआत किया। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि जो हमारा रीच ऑफ वेल्थ था हमारे भारत का, तो इस पर बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोगों की नज़र थी, जिसमें डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे। और ये चाहते थे कि इंडिया को हम बिल्कुल अपने हैंड होल्ड में कर लें, इन पर हम अपना कब्जा कर लें। For this purpose, a special company was set up on 31st December 1600 in England by the name of East India Company। और ये जो विदेशी जो थे ना, यही सोच इनके दिमाग में थी कि इंडिया जो है इतना वेल्दी कंट्री है, तो इसको हमें कैसे अपने कैप्चर में करना है, कैसे इसको गुलाम बनाना है। तो इसके लिए 31 दिसंबर 1600 में एक स्पेशल मीटिंग सेटअप की गई और एक स्पेशल मीटिंग बैठाई गई और एक कंपनी का नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, जो कि एक स्पेशल कंपनी थी। इसका निर्माण किया गया 31 दिसंबर 1600 को। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। इन द 16th सेंचुरी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बच्चों, दिमाग में इनके ये था कि हमें भारत पे हुकूमत करना है, हमें भारत को अपने कब्ज़े में लेना है। तो इन्होंने अपने 16th सेंचुरी में हमारे भारत के साथ में व्यापार के नाम पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने ट्रेडिंग को सूरत से, है ना। विद द परमिशन ऑफ द मुग़ल एम्पेरियर जहांगीर। उस समय में हमारे भारत पर मुग़ल एम्पेरियर का शासक जो थे, हमारे मुग़ल एम्पेरियर थे, जिनका नाम था जहांगीर।
तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत करके ये कहा कि हमें आपके साथ में व्यापार करना है, भारत के साथ में व्यापार करना है और हम अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाना चाहते हैं भारत में। उन्होंने परमिशन दे दिया कि चलो भाई व्यापार करना तो कोई गलत बात नहीं है। तो उन्होंने जो ट्रेडिंग सेंटर सबसे पहले अपना जमाया वो था चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। दे हैड ह्यूज गोडाउन्स एट दिस प्लेस, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े गोडाउन्स थे, है ना। दे बिल्ट फोर्ट ऑन द प्रीटेक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर गुड्स। और जब उन्होंने वहाँ पर अपना ट्रेडिंग सेंटर जमाया तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्या करने लगे, वहाँ पर अपना छोटा छोटा फोर्ट बनाने लगे, किला बनाने लगे। क्यों? जब उनसे पूछा गया भाई आप अपना किला यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, तो नहीं नहीं यहाँ पर हम किला बनाएंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे ना अपने गुड्स का, अपने सामानों का। अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे अपनी आर्मी सेना को वहाँ पर से बुलाने लगे और उस सेना के कैप्चर में उस गोडाउन्स को देने लगे। तो फिर ये प्रोटेक्ट किया गया कि भाई आप यहाँ पे आर्मी सेना क्यों बुला रहे हो, तो नहीं नहीं हमारे गोडाउन्स में बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत सारा सामान है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमको चाहिए ना आर्मी, इसलिए हम अपने सेना को यहाँ पर बना रहे हैं। तो चलो ये भी हो गया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ एंट्री ली। चलिए अब हम लोग पहला देखते हैं द बैटल ऑफ पलासी। सिराजुद्दौला जो थे वो नवाब ऑफ बंगाल थे और उन्होंने देखा कि ये जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं इन अंग्रेज़ों के द्वारा, और उसके बाद इसमें अपने ओन आर्मीज़ को भी लाकर ये लोग रख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप अपने आर्मी सेना को यहाँ पर नहीं रखेंगे, हम अपनी सेना को यहाँ पर रखेंगे। तो ब्रिटिश ने इसका रिवोल्ट कर दिया कि नहीं 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 हम लोग अपनी आर्मी सेना को रखेंगे, हम आपके आर्मी सेना को नहीं रखेंगे। तो ये जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अ वार अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ एक वॉर का ऐलान कर दिया, है ना, युद्ध का ऐलान कर दिया। अ बिग बैटल वाज फाउट एट पलासी ऑन 23 जून 1757 और इसी युद्ध का नाम था पलासी का युद्ध, है ना, वॉर ऑफ पलासी, जो कि 23 जून 1757 को हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये जो नवाब ऑफ बंगाल थे यानी सिराजुद्दौला, ये डिफिटिएट हो गए, अंग्रेज़ों के हाथ ये हार गए और ब्रिटिश जो थे वो बिकेम वेरी पावरफुल इन बंगाल। जब वहाँ का राजा ही हार गया तो ब्रिटिश जो है वो बंगाल में बहुत पावरफुल बन के और ज़्यादा अपना डेवलपमेंट किया। दे ट्रेंड इंडियन सोल्जर्स। अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये जो आर्मी थे, इंडियन सोल्जर्स जो थे, उनको क्या किया कि एम्प्लॉय बना लिया अपने अंदर में और अपने ही ओन आर्मी में उनको भर्ती करने लगा, है ना। देखो इनकी चालाकी, हमारे ही सैनिकों को हमारे ही खिलाफ अपने यहाँ भर्ती करने लगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। अब जो ये ब्रिटिश पावर थे वो कैसे कैसे एक्सपेंस हो रहे थे। तो बंगाल के बाद जो ये ब्रिटिशर्स थे, इनका जो एक्सपेंडिंग देयर पॉलिटिकल पावर इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये पूरे कंट्री में अपना पॉलिटिकल पावर दिखाना चाहते थे। एट द टाइम, उस समय में इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम। भारत जो था बहुत छोटे छोटे किंगडम में, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। द रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स केप्ट फाइटिंग विथ ईच अदर। और ये जो रूलर्स थे छोटे छोटे किंगडम के, ये एक दूसरे से ही लड़ाई करते थे, है ना। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन और ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। दे स्टार्टेड सपोर्टिंग वन किंगडम अगेंस्ट द अदर। और इन्होंने क्या किया कि एक किंगडम का सपोर्ट करने लगा दूसरे के खिलाफ और इस तरह से लड़ाई लड़वा करके
और जब दूसरा राजा जीत जाता था तो ग्रैंड मोर पावर और वेल्थ जो था वो जीत जाता था इनके बिहाफ से, मतलब इनके सपोर्ट से। दे साइन ये क्या करते थे, उस राजा से साइन करवा लेते थे। और किंग्स हु एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुपरमेसी, और ये जो किंग जो जीते हुए किंग थे ना, वो ब्रिटिश के सुपरमेसी को स्वीकार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी विच केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी बिकेम ए रूलिंग पावर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इस तरह से वो भारत के लार्ज पार्ट में मतलब फैलने लगे। और इस तरह से ब्रिटिश जो थे वो एक्सप्लाइट इंडिया इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली, और इस तरह से उन्होंने भारत के आर्थिक व्यवस्था और राजनीति दोनों को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और अपने आप को एक्सटेंड करना शुरू किया। डिस्काउंट अमॉन्ग इंडियंस, अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। द इंडियंस फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड रूलर्स वेयर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। अब जब ये इंडियंस, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये पूरी तरह से अपनी हुकूमत को फैलाते चले जा रहे थे, तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा था कि जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे और छोटे छोटे राजा लोग थे, वो बहुत ज़्यादा अनवायर्ड होने लगे, बहुत अनहैप्पी रहने लगे ब्रिटिश रूल से। देयर वाज डिसकनेक्ट अमॉन्ग ऑल इंडियंस, और ये जो थी ना, ये सारे इंडियंस में एक तरह से फैल रही थी ब्रिटिश के रूल से। सारे इंडियंस जो थे वो बहुत दुखी थे। द ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू ए रिच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, और ये जो ब्रिटिश थे ये भारत के सारे एरिया के रॉ मटेरियल्स को लेकर के ब्रिटेन में इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करवाने में अपना काम किए जा रहे थे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, देयर वर मेनी बिग कॉटन मिल्स इन इंग्लैंड बट देयर प्रोडक्शन वाज लो एज दे कुड नॉट प्रोड्यूस कॉटन ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, तो वहाँ पर जो कॉटन मिल्स थे वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, बट वहाँ पर की जो क्लाइमेट थी, उस क्लाइमेट में जो कॉटन जो था वो अच्छा नहीं हो पाता। तो कॉटन ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट में, और ब्लैक सॉइल में ही कॉटन होती है। आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि ब्लैक सॉइल में ही कॉटन उद्योग होता है। तो वहाँ के क्लाइमेट में, इंग्लैंड के क्लाइमेट में कॉटन जो था वो हो नहीं पाता था। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश स्टार्टेड बाइंग द कॉटन हमारे फार्मर्स से बहुत लो प्राइस में, बहुत कम दाम में हमारे भारत के फार्मर्स से वो कॉटन को ख़रीदने लगे। द ब्रिटिश ऑल्सो नीडेड इंडिगो, इसके अलावा ब्रिटिशर्स को इंडिगो की भी ज़रूरत पड़ने लगी। ए ब्लू पाउडर यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग द क्लॉथ। ये नील क्या होता है, ब्लू कलर का पाउडर होता है जो कि डाई के लिए, कपड़ों में डाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उन्होंने क्या किया कि फोर्सली द फार्मर्स इन बिहार टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने बिहार के फार्मर्स को बहुत फोर्स दे करके इंडिगो की खेती करवानी शुरू कर दी। The farmers did not want to grow indigo as they needed to grow food grains to feed themselves. फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, बिहार के किसान, ये नहीं चाहते थे इंडिगो की खेती करना, और ये चाहते थे कि हम फूड ग्रेन्स को उपजाएं ताकि हमारा जो खाना वगैरह है वो चल पाए। लेकिन उन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत फोर्स दे करके इंडिगो की खेती करवानी शुरू कर दी और बहुत लो प्राइस में उसको खरीदना शुरू किया। एज ए रिज़ल्ट इंडियन फार्मर्स बिकेम वेरी पुअर, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि भारत के जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा गरीब होते चले गए। द इंडियन कॉटन इंडस्ट्रीज वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड, है ना। और इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो जो ये ब्रिटिशर्स थे उनके लालच का भी एक कारण बन गया। द वेवर्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क इन इंडिया वेयर फोर्स टू सेल देयर क्लोथ ओनली टू द ब्रिटिश टू एट द प्राइस फिक्स्ड
बाय देम। और जो भारत में सिल्क से और कॉटन से जो कपड़े वगैरह बनने लगे उनको ब्रिटिशर्स ने एक फिक्स्ड प्राइस के रूप में उनसे ख़रीदना शुरू कर दिया, चाहे उसमें जो भी कीमत लगी हो, लेकिन उन्होंने उसका फिक्स्ड प्राइस कर दिया कि नहीं इतने पे ही आपको बेचना है। स्लोली द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री वाज फोर्स टू शट डाउन। और इसका कारण हुआ कि इंडियन हैंडलूम वगैरह जो थी उसकी इंडस्ट्री वो शट डाउन होने लगी, बंद होने लगी। The British did not spread even the Nawab and King of India. During the British rule, the Nawab and Kings had no real power in their hands. और ब्रिटिश के समय में जो नवाब और किंग वगैरह थे उनको अपना कोई पावर उनके हाथ में था नहीं। The British very cleverly made laws through which they could take over the kingdom. और उन्होंने ऐसे ऐसे नियम लगाए कि वो जो छोटे छोटे किंगडम थे वो ब्रिटिशर्स के हाथों में चले गए। इसमें जो एक नया लॉ था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। वी सेड दैट अ किंग डाइड विदाउट अ चाइल्ड हिज किंगडम वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। इसमें एक ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसमें ये लॉ बना था कि अगर किसी राजा का खुद का अपना ओन चाइल्ड नहीं होगा, अपना खुद का बच्चा नहीं होगा, तो वो जो किंगडम है उसके डेड होने के बाद ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। दिस इज़ वाई वाट दे डिड नॉट रानी लक्ष्मीबाई। और इसमें रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जो एक बहुत ही ब्रेव किंग थी झांसी की, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो डिड नॉट हैव अ सन, क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। The British also occupied the states of Satara and Nagpur under this policy। और इसी के अंडर में ब्रिटिशर्स जो थे सतारा और नागपुर जैसे स्टेट को अपने कब्जे में कर लिए थे, क्योंकि वहाँ के भी राजा का कोई अपना बच्चा नहीं था। द इंडियन सोल्जर्स इन द स्टेट लॉस्ट देयर जॉब्स। और उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने अपना जॉब भी खो दिया था। दस द इंडियंस फार्मर्स वेवर्स ट्रेडर्स नवाब्स एंड किंग्स वेयर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिश रूल। और इस तरह से भारत के किसान, वेबर्स, ट्रेडर्स, नवाब, राजा, ये सारे अनहैप्पी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे ब्रिटिश के रूल से, है ना। और उसके बाद में बट द ब्रिटिश नेवर कैरिड अबाउट देम। लेकिन उसका कोई भी उनको ब्रिटिशर्स को ध्यान नहीं था। देयर वर मेनी रिवॉल्ट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री फ्रॉम 1806 टू 1857। और इस दुख की वजह से भारत के अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे रिवॉल्ट हुआ करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। एट द लास्ट इन 1857, लेकिन लास्ट में 1857 देयर वाज अ बिग अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इनजस्टिस एंड क्रूअली। इट बिकेम टू बी नोन एज द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इनकी जो क्रूअलिटी थी और इनका जो अनजस्टिस का जो रूप था, उसके चलते भारत जो है 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह किया, है ना। तो हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसमें क्या हुआ था इसको जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो 1857 का विद्रोह है ना, इसको पहला वार, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का पहला युद्ध भी माना जाता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। और ये एक लैंडमार्क है, यानी यहीं से शुरुआत हो गई थी हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की। दिस वाज द फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ द इंडियंस टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्रिटिश। और इसी के थ्रू भारत के हर एक नागरिकों के अंदर में ये दिमाग में अट गया था कि नहीं, हमें फ्रीडम चाहिए इन ब्रिटिशर्स से। There were 4 reasons that lead to this revolt। और इसका 4 कारण था। वो क्या था, चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला कारण था द इंडियन सोल्जर वेयर ट्रीटेड बैडली। जो भारत के सोल्जर्स थे ये बहुत बुरी तरीके से उनसे ट्रीट किए जाते थे ब्रिटिशर्स से। दूसरा, दे वेयर नॉट गिवन हायर पोजीशन इन स्पाइट ऑफ देयर एबिलिटीज़। अगर उन इंडियन आर्मीज़ की एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती थी, फिर भी उनको हाईएस्ट पोजीशन नहीं दिया जाता था। तीसरा है, देयर वाज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द सैलरीज ऑफ द इंडियंस एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स। वहीं पर सैलरी में भी इनको बहुत ज़्यादा
भेदभाव रखा जाता था। उसी पोस्ट का जो अगर ब्रिटिशर्स होता था सोल्डर, तो उसको अधिक सैलरी मिलती थी, बट जो अगर उसी पोस्ट में इंडियन होते थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। और चौथा, द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफील्ड राइफल इन द ब्रिटिश आर्मी, है ना। और इसी और सबसे मुख्य और चौथा रीज़न जो हम इस रिवोल्ट का देखते हैं वो था इनफील्ड राइफल, है ना। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश आर्मी जो राइफ़ल का इस्तेमाल करते थे, है ना, उसको कहा जाता था इनफील्ड राइफ़ल। उसमें क्या होता था कि उसमें जो जहाँ से गोली डालनी होती थी तो वहाँ पर गोली में एक कैप लगा होता था, और वो कैप जो होता था वो काऊ एंड पिग किसी का भी होता था, उसकी चर्बी से बना होता था। उसके कैप को दांत से खींचकर और उससे गोली निकालकर राइफ़ल में भर दी जाती थी। लेकिन जो ये कवर था, है ना, ये काऊ के चर्बी का होगा या पिग के चर्बी का होगा। तो इसमें क्या था ना कि दिस हर्ट टू रिलीजियस फीलिंग और द बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, क्योंकि आर्मी में तो हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक थे, तो उनके धर्म को ये बहुत ज़्यादा टच करता था। क्योंकि अगर काऊ जो है वो होली एनिमल ऑफ हिंदू का है, और एंड मुस्लिम रिगार्ड द पिग एज अनक्लीन, है ना, मुस्लिम उसको रिगार्ड करते हैं। द रिवोल्ट फर्स्ट ब्रोक आउट इन मार्च 1857 नियर कालीकट, नियर कलकत्ता, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अंदरूनी, क्योंकि दांत से खींचना ये इनके धर्म को बहुत ज़्यादा टच कर रहा था, तो ये जो रिवोल्ट था ना वो मार्च में सबसे पहले टूटा 1857 में। मंगल पांडे शॉट द फर्स्ट बुलेट बट वाज अरेस्टेड। इसमें जो मंगल पांडे था उनको मिला उसमें बुलेट डालने को, और उन्होंने उस बुलेट को डाला तो, लेकिन उन्होंने गोली मार दिया एक अंग्रेज को, है ना, जिसके चलते वो अरेस्ट हो गया। ठीक है। ड्यूरिंग अप्रैल 1857 आफ्टर द मंगल पांडे वाज हैंग्ड, उसके बाद 1857 अप्रैल में, मार्च में ये कांड हुआ, उन्होंने अंग्रेज को गोली मारा, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और अप्रैल में उनको हैंग्ड कर दिया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। देयर वेयर इंसिडेंट ऑफ अनरेस्ट एंड फायर एट आगरा, इलाहाबाद एंड अम्बाला। द फर्स्ट बिग स्पार्क ऑफ revolt starting among the Indian soldier at मेरठ on 10th मई 1857। और इसका रिवोल्ट जो है ये ज़्यादा बढ़ गया, और ये मेरठ में सबसे ज़्यादा हुआ 10 मई 1857 में। सोन इट स्प्रेड ओवर द अदर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और ये जो रिवोल्ट था ये बढ़ने लगा नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में, है ना। और फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड वर्कर्स टुक एक्टिव पार्ट इन दिस रिवोल्ट, और इसमें फार्मर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वेबर्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पार्टिसिपेट किया यहाँ अपने इस रिवोल्ट में, है ना। उसके बाद हम जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को वो है प्रोमिनेंटेड लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। तो इसमें जो लीडर्स थे उसमें सबसे पहले थे नाना साहेब, दूसरा तान्या टोपे, तीसरा कौमार सिंह, चौथा बेगम हजरत महल, उसके बाद पांचवी रानी लक्ष्मीबाई, और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र, है ना। ये सब जो थे इसमें मेन अपना रोल इनका था। तो नाना साहब जो थे वो थे द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, ये बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे, और इन्होंने इस रिवोल्ट में कानपुर में अपना पूरा योगदान दिया। उसके बाद तान्या टोपो, कुंवर सिंह, ये सब जो थे इस रिवोल्ट में अपना बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, है ना। हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शोड ग्रेट यूनिटी ड्यूरिंग दिस रिवोल्ट, और इस रिवोल्ट में सबसे ज़्यादा जो एक ख़ास बात थी वो देखने को मिली वो थी हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी,
है ना, हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस यूनिटी के साथ में इस रेवोल्ट को किए, है ना। उसके बाद फेल्यूर ऑफ द रेवोल्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ग्रेट रेवोल्ट ऑफ 1857 कुड नॉट सक्सेस डिस्प्यूट द बैटल एंड sacrifice made by the brave Indian soldier. It was crushed by the British within a year. ये पूरे भारत में तो ये विद्रोह हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और जो ये ब्रेव इंडियन सोल्जर्स थे इनको क्रस्ट कर दिया गया साल भर के अंदर ही ब्रिटिशर्स के थ्रू। बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पायर वाज अरेस्टेड एंड सेंट इनटू एक्सिल द रंगून, है ना। इसके बाद जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको रंगून के जेल में डाल दिया गया। हिज 3 sons वेयर किल्ड इन दिल्ली, और उनके 3 बेटे जो थे उनको दिल्ली में मार दिया गया। किसके थ्रू? तो ब्रिटिशर्स के थ्रू। In September 1858, the British troop won back Awadh. Begum Hazrat Mahal refused to surrender and accept into नेपाल। और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो 1858 में आए, है ना, और उन्होंने अवध में बेगम हज़रत महल के साथ में हज़रत महल को कहा कि अपनी डायनेस्टी को सौंपो, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसके बाद नाना साहब ऑल्सो एक्सेप्ट टू नेपाल, और हज़रत महल वहाँ से छोड़कर चली गई, तो नाना साहब ने उनको नेपाल में एक्सेप्ट किया। रानी लक्ष्मीबाई वाज ड्राइविंग आउट ऑफ झांसी लेटर सी मैनेज्ड टू कैप्चर Gwalior with Tatya Tope help, but unfortunately the brave queen died fighting the British on 17th June 1858, है ना। कुंवर साहब डेट इन अप्रैल 1858। और उसके बाद में ये अंग्रेज़ जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ इन्होंने युद्ध किया और ग्वालियर को भी कब्जे में कर लिया, और युद्ध लड़ते लड़ते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई 17 जून 1858 में, और उसके बाद कुंवर साहब भी की भी मृत्यु हो गई 1858 में। The reason for the failure of the revolt are not difficult to understand. क्या कारण रहा? The British army was far superior and better trained than the Indian soldiers. ये कारण उनके फेल्योर का ये रहा कि ब्रिटिश आर्मी जो थे वो सुपीरियर थे, और उनके जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे। द ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल द सी एंड वाज गेटिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम ब्रिटेन से उनके सुपीरियर हथियार वगैरह आते थे, आर्मीज़ आते थे। इंडियंस वेयर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड वेयर स्टिल नॉट फुली अनट्रेंड, और इंडियंस जो थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं थे, और उनके पास हथियार की भी कमी थी। तो यही इनके फेल्योर होने का, इस रेवोल्ट के फेल्योर होने का कारण बना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है consequences of the revolt. With the revolt the rule of East India Company in India came to end. लेकिन ये सब विद्रोह के बाद जो कारण बना वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड होने का कारण बन गया हमारे भारत में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट बी रूल्ड बाय द प्राइवेट कंपनी, और कंपनी ने ये जाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जाना कि हमारा जो इंडिया कुड नॉट बी, इंडिया जो है वो could not be ruled by the private company. So the control of the country was taken away from the East India Company and India was placed under the direct rule of the Queen of England. और इंडिया का जो ये रूल था वो डायरेक्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड के हाथ में चला गया। The function of the government in India was to be looked after the governor general who was not to called Viceroy. उसके बाद ये जो था उनके हाथ में जाने के बाद लॉर्ड कनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम वाज मेड ऑफ द फर्स्ट विक्टोरी ऑफ इंडिया।
इस तरह से उनका जो था वो भारत के ऊपर में फर्स्ट विक्ट्री था। द इंडियन किंग वेयर अलाउड टू द रूल देयर टेरिटोरीज बट ओनली अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, है ना। उनको द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया वाज रीऑर्गेनाइज्ड। अब जो ब्रिटिश आर्मी थी इंडिया में आने के बाद में ये रीऑर्गेनाइज्ड हो गए। द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर इन आर्मी वाज आल्सो इंक्रीज्ड। ये संख्या दिनों दिन बढ़ती चली गई। और द रिवोल्ट ऑफ 1857 थ्रू अनसक्सेसफुल, है ना, ये अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये फ्रीडम इन द हार्ट ऑफ द इंडियन, जो भारतीय थे उनके हार्ट में चला गया कि नहीं, हमें इनसे मुक्ति चाहिए, हमें ब्रिटिश से मुक्ति चाहिए, हमें अपना भारत, स्वयं हमारा अपना भारत हमें चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया नाउ बिगेन टू थिंक ऑफ द काउज दैट हैड मेड देम सैलेब। उन्होंने उस कारण को ढूंढा कि हमें किस तरह से सैलेब बनाया गया। दे फेल्ट एंड दैट दे शुड रिमूव देयर शॉर्ट कमिंग्स इट, दे वांटेड टू बी फ्री। और उसके बाद में उन्होंने अपने नए नए तौर तरीक़ों से हमारे भारत को आज़ादी दिलाई और हम अंग्रेज़ों के कब्जे से बाहर निकल गए 15 अगस्त 1947 में। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, बाय।